हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम फर्स्ट यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो आपको जितने क्वेश्चंस हुए उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, तो इनके नोट साथ साथ बनाते जाइए। आज की पीडीएफ में कुछ इजी क्वेश्चंस रहेंगे जो आने की संभावना ज़्यादा रहती है भी, तो सारे क्वेश्चंस को आप उसी फॉर्मेट में लर्न कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ गैलीलियन इन्वेरियंस। गैलीलियन निश्चरता सिद्धांत था भी, गैलीलियन इन्वेरियंस थ्योरी हमने पढ़ी थी भी। गैलीलियन जो इक्वेशंस होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, कौन कौन सी थी? यू डैश इक्वल टू यू माइनस वी वेक्टर, ये वेलोसिटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन थी। आर डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी, ये वेलोसिटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन थी। ए डैश वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, एफ डैश वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, ये चार ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हुआ करती थी। इनके हेल्प से कुछ हम इनवेरियंस निश्चरता सिद्ध करते हैं। इनवेरियंस का मतलब होता है ये कौन सी चीजें हैं जो किसी फ्रेम से ऑब्जर्व करो, मतलब ये एस फ्रेम बनाया करते थे हम, यहाँ दूसरी फ्रेम है, इसको नाम दे देते हैं एस प्राइम है। ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी नियत वेग के सापेक्ष इसके साथ गतिशील है, और ये वेलोसिटी लाइट के कंपैरिजन में कैसी है? बहुत कम है। यहाँ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता था, गैलीलियन रूपांतरण को इसी कंडीशन में अप्लाई करते थे हम। तो इन चारों इक्वेशंस की हेल्प से हम कुछ प्रूफ किया करते थे। उसके अंदर न्यूटन्स लॉ इनवेरिएंट रहते हैं, एक तरीके से याद रख लेना। जितने भी बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, भौतिकी के जितने भी सामान्य नियम हैं, वो सारे निश्चित रहते हैं। हमने प्रूफ किए हैं भाई डिटेल के अंदर। न्यूटन्स लॉ के प्रूफ लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर चुके थे। लीनियर मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। संवेग संरक्षण का मतलब होता है टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब दो कण हैं, वो अगर आपस में टक्कर कर रहे हैं तो टक्कर से पूर्व उनका कुल रेखीय संवेग और टक्कर के बाद का कुल रेखीय संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ये क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम होता है। तो ये भी इनवेरिएंट रहता है। प्रूफ भी करते थे हम m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। मतलब किसी फ्रेम से ऑब्जर्व कर लो, लीनियर मोमेंटम क्या रहना है इनके लिए? कंजर्व्ड रहना है। सेम हम एनर्जी के लिए भी प्रूफ किया करते थे कि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब भी दो कण आपस में टकराते हैं, दो पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या रही होगी? उनके पास कुछ गतिज ऊर्जा रही होगी, काइनेटिक एनर्जी। किसके कारण होती है? उनके वेग के कारण। वैल्यू कितनी आती है? हाफ mv स्क्वायर। तो टक्कर से पूर्व की ये कुल ऊर्जा है उनकी। टक्कर के पश्चात कुछ ऊर्जा किसमें बदल जाती है? जैसे आपने देखा होगा रे, बहुत बार कणों की टक्कर होती है तो कुछ ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है ना। जैसे दो कण आपस में टकराते हैं तो कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है, कुछ प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये ई किसको रिप्रेजेंट करता है? उसी फॉर्म्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी या फिर बोल सकते हैं टोटल एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन होती है। अगर किसी एस फ्रेम में टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है तो एस डैश में भी वो कंजर्व्ड ही रहेगी। कौन कहती है? गैलीलियन इनवेरियंस थ्योरी, गैलीलियन का निश्चरता सिद्धांत। तो ये तीनों ही इक्वेशंस क्या रहती है? इनवेरिएंट। ऑप्शन भी यही थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सभी क्या रहेंगे? इनवेरिएंट रहेंगे, निश्चित रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रख लेना इस चीज को। बाकी इक्वेशंस इस फॉर्म में नोट करते हैं। इक्वेशंस याद करने की जरूरत है नहीं भी, डायरेक्टली इससे ये क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर देयर। कार्तीय निर्देशांक निर्देश तंत्र लिखना भी इसकी जगह। कार्तीय निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक को क्लॉकवाइज बोलते हैं, एक को एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्ती और दक्षिणावर्ती। देखिए मैं बना के ही बता देता हूँ आपको। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, मतलब एक्स वाई और जेड, तब तो ये क्या है? एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम में चलना, मतलब एक्स यहाँ, वाई यहाँ, जेड यहाँ। हम जनरली एंटी क्लॉकवाइज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही काम में लेते हैं। डायरेक्टली याद रख लेना। कितने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं? दो होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, अभी नोट की अभी हमने, यू डैश वेक्टर किसके इक्वल होता है? यू डैश वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर। देखो इसको जनरली फील भी कर सकते हो आप। से मान लीजिए इसमें वापस ये एक्स वाई ए जेड, इसको एस प्राइम बोल रहे हैं, इसको एस प्राइम बोल रहे हैं, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
जैसे इसका मतलब ऐसे समझो कि आप खड़े हो, कोई बस है, मतलब एक निर्देश तंत्र कौन हो गए आप, दूसरा निर्देश तंत्र कौन हो गया बस। उस बस के अंदर कोई बैठा है तो उसका वेग कितना होगा वो अलग अलग निर्देश तंत्र में ज्ञात किया जा सकता है। तो उस रूपांतरण का समीकरण किससे व्यक्त किया जाता है, यू डैश बराबर यू माइनस वी। बात भी की थी हमने। जैसे आप यहाँ रेस्ट में हो और ये कोई फ्रेम मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, तो इस फ्रेम की वेलोसिटी कितनी हो जाती थी आपके रेस्पेक्ट में, 20 मीटर पर सेकंड। अगर आप रेस्ट में हो, आप भी अगर मूव करने लग जाओ 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये कितनी हो जाएगी 20 माइनस 10, मतलब वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कैसे निकाला जाता था, वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। दिख नहीं रहा क्या आपको क्लियरली? लास्ट लेक्चर में ढंग से बात कर चुके हैं इनके बारे में। डायरेक्टली याद रखना, आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, यू डैश बराबर यू माइनस वी। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक खास बात है, वो हमेशा याद रख लेना, केवल जो इनर्शियल फ्रेम्स है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, उनके ऊपर ही लागू होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा है क्या भाई इन क्वेश्चंस में? देखो, अगर साथ साथ रिवाइज करते जा रहे हो तो इस लेक्चर के क्वेश्चंस थोड़े बेसिक हैं, ये सारे सोल्व हो रहे होंगे आपसे। Which force appear to be exerted on a particle due to accelerated motion of frame of reference? त्वरित गति के कारण कौन सा बल महसूस होता है? सूडो फोर्स, छद्म बल बोलते हैं, मतलब एक्चुअली एक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन फील होते हैं। जैसे हमने मोशन ऑफ लिफ्ट पढ़ा था। मोशन ऑफ लिफ्ट में क्या होता है, कोई भी आदमी खड़ा है, अगर लिफ्ट एक्सिलरेटेड मोशन कर रही है, त्वरित गति कर रही है, तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता हुआ फील होता है भाई। इसे क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आभासी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सिलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज ब्लैंक द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, जैसे मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करूँ, फ्रीली ड्रॉप करने का मतलब क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया गया। ये मार्कर एज्यूम कर लीजिए इसको, अगर मैं फ्रीली ड्रॉप करता हूँ, हम जनरली ऑब्जेक्ट्स की इसकी बात करते हैं, अरे जैसे ये मास इंडिपेंडेंट होता है भाई, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा, इन दोनों को ड्रॉप किया जाएगा, एक ही टाइम पर नीचे पहुंचेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। अब आप वो एग्जांपल्स मत ले आना इनके अंदर की पंख, एक पंख ड्रॉप किया जा रहा है और दूसरा मार्कर को ड्रॉप कर रहे हैं, वहां पर क्या काम करता है, एयर रेजिस्टेंस काम करता है। तो लगभग रिजिड बॉडीज को अगर आप ड्रॉप करते हो, दृढ़ पिंड होते हैं, उनको अगर छोड़ा जाता है या फिर उनका स्वतंत्र रूप से उनको छोड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको मैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी दूं फिर भी ये साथ में गिरेंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर दोनों को फ्रीली गिराया जा रहा है तो उनका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। इफ द रॉकेट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड रिलेटिव टू अर्थ विद सम एक्सेलरेशन, ये वही सेम केस हो गया क्या लिफ्ट वाला, अरे इसे रॉकेट बोल दो। ये किसके साथ मूव कर रही है, किसी एक्सेलरेशन के साथ, किसी त्वरण के साथ। द पर्सन सिटिंग इन रॉकेट फील्स हिज वेट। वेट भी किस में कैलकुलेट किया जाता है भाई, वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, mg। देखो, भार और द्रव्यमान दोनों में अंतर होता है। द्रव्यमान मास ऑफ ए पार्टिकल ऑलवेज सेम रहता है, चाहे आप यहाँ कैलकुलेट करो चाहे कहीं और कैलकुलेट करो। लेकिन जो भार होता है, वेट होता है, वो किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। तो जिन प्लेनेट्स के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जिन ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगता है वहां हमारा भार अधिक होगा, जहाँ कम लगता है वहां कम होगा। आपने सुना भी होगा, चंद्रमा के ऊपर, मून के ऊपर अगर हम खड़े हैं तो ज्यादा ऊंचाई तक जंप कर पाएंगे और अर्थ के ऊपर कम ऊंचाई पर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या है, कम है। तो वेट की यूनिट केजी नहीं आती है, वेट की यूनिट किस में आती है, न्यूटन में आती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अरे आप खुद एज्यूम कर लो एक बार के लिए कि आप जैसे लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट ने ऊपर मूव करना स्टार्ट किया, आपको ऐसा लगेगा हम नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका मतलब आपको क्या महसूस हो रही है, आपके बाहर में वर्दी। देखो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण तो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ ही लगेगा। ये रॉकेट है भी, रॉकेट और लिफ्ट दोनों बातें सेम ही है, जब वो कैसी गति कर रही हो, त्वरित गति कर रही हो, एक्सिलरेटेड मोशन कर रही हो। तो सूडो फोर्स का एग्जांपल हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो और आपको दिया हुआ हो लिफ्ट ऑफ मोशन और मोशन ऑफ रॉकेट, तो दोनों को टिक करके आना है। वहां हमारे पास ऑप्शन कुछ ऐसे थे, मोशन ऑफ कार, तो हमने मोशन ऑफ लिफ्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी थी वहां पर। अब ये नीचे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किससे मूव कर रहा है, जी से मूव कर रहा है। ऐसे ही अगर ये लिफ्ट मूव ऊपर करना स्टार्ट किया तो आपको नीचे की तरफ एक और फोर्स महसूस हुआ, और एफ ऑलवेज किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल। तो दोनों बार आपको क्या होगा, भार में वृद्धि देखने को मिलेगी, आपको ऐसा लगता है कि हमारा वजन बढ़ गया है, या आप फील कर सकते हो।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वर्दी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which force appear to be exerted on particle located in rotating frame of reference due to rotation of frame of reference? देखो ऑप्शन गलत करेक्ट कर रखा है अभी इसमें, ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसके अंदर। पीडीएफ में आपको करेक्ट फॉर्म में मिल जाएगा। सही आंसर क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स टिक कर रखा है क्या इसके अंदर? न्यूक्लियर गलत है, अभी न्यूक्लियर को टिक मत कर लेना। हिंदी मीडियम में सही है, अब केंद्रीय बल लिखा हुआ है। देखो मैं बता देता हूँ, अब केंद्रीय और अभिकेंद्रीय दोनों में अंतर बता देता हूँ। कोई भी अगर रोटेटिंग बॉडी है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये दोनों ही एक तरीके से क्या है? सूडो फोर्स है, केवल रोटेशन के कारण फील होते हैं। जैसे यहां मान लीजिए, अरे आप ऐसा मानो एक रस्सी से एक पत्थर को बांध के उसको रोटेट कर रहे हो, घुमा रहे हो, वो कब घूमेगा? एक निश्चित दूरी के ऊपर रहेगा और उसी दूरी के ऊपर आपको घुमाना है। किसी भी पार्टिकल को अगर मैं कहूँ यहाँ स्टेबल रखना है, तो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ लगने वाला बल बराबर होगा, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कुल बल शून्य लग रहा होगा तभी वो स्टेबल रहेगा क्या? तो इसके ऊपर जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं हम? अभिकेंद्रीय। और बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसे क्या बोल देते हैं? अपकेंद्रीय। तो रोटेशन के कारण हर पार्टिकल को एक बाहर की तरफ लगता हुआ फोर्स फील होता है। जैसे अगर आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी टर्न लेती है तो आपको बाहर की तरफ लगता हुआ एक फोर्स फील होता है। वो किसके कारण होता है? रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, घूर्णित निर्देश तंत्र के कारण। और उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सारे, आप एक बार पढ़ लोगे, आपके पढ़े हुए भी होते हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, कोरियोलिस फोर्स अपीयर टू एक्ट ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू हुज मोशन। कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू पढ़ी थी हमने। कोरियोलिस फोर्स F इज इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस v डैश। तो पार्टिकल की खुद की वेलोसिटी, कण के खुद के वेग के कारण हमें क्या महसूस होता है? कोरियोलिस बल देखने को मिलता है। क्योंकि अगर खुद का वेलोसिटी जीरो हो गई तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मोशन ऑफ पार्टिकल, कण की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन पार्टिकल विल बी जीरो। वर्क डन के दो फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं हम। W क्या होता है? W इज इक्वल टू DW लिख देते हैं अभी, F वेक्टर डॉट DS वेक्टर बोल दो, मतलब कुल बल गुणा विस्थापन। और दोनों का क्या करना होता है? दोनों ही सदिश भौतिक राशियां, क्या फोर्स भी सदिश है और विस्थापन भी सदिश है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। कईयों को स्केलर और वेक्टर में बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी अभी मैं बता देता हूँ, ध्यान देना, एक बार के लिए डिस्कस कर ही लेते हैं अभी स्केलर और वेक्टर। अभी तक क्या परिभाषा पढ़ते हो? अदिश और सदिश की। अदिश का मतलब जिसके साथ दिशा ना हो, और सदिश जिसके साथ दिशा हो। ये पूरी नहीं है अभी, ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है। तुमने धारा का नाम सुना होगा, करंट का। अरे धारा वैसे आदमी का नाम नहीं है, धारा मतलब करंट। करंट में क्या होता है? क्या होता है सर करंट में? सब कुछ ही होता है करंट में, है। करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे मैं कह दूं इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर। डायरेक्शन भी होगी क्या? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल। फिर भी वो सदिश नहीं है अभी। करंट क्या नहीं है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो अब से याद रखना, स्केलर अदिश किसको बोला जाता है? जिसकी दिशा व्यक्त न करनी पड़े। जैसे मैं कहूँ इसका द्रव्यमान 2 kg है, तो मुझे दिशा बतानी पड़ेगी क्या? नॉर्थ में है तो 2 kg है, साउथ में होगा तो 3 kg हो जाएगा, नहीं बतानी पड़ेगी। लेकिन मैं कहूँ इसके ऊपर बल लग रहा है, मैं कहूँ इसके ऊपर 2 न्यूटन फोर्स लगाना है, आपको 2 न्यूटन बल लगाना है। अब मैं इसको इधर मूव कर दूं, कह दूं 2 न्यूटन फोर्स लगा दिया, सही बात। अभी यहाँ था, इधर मूव कर दिया तब भी 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इधर मूव करूंगा तब भी 2 न्यूटन लगाया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तब भी 2 न्यूटन फोर्स लगा दिया। क्या मैंने कुछ गलत किया? मतलब आपने क्या कहा? 2 न्यूटन फोर्स लगाना है, मैंने हर डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन अलग अलग रिजल्ट्स मिल रहे थे क्या? जैसे आप गेट है, गेट के ऊपर आपको कह दिया जाए 10 न्यूटन फोर्स लगाना है, तो गेट का थोड़ा सा अनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, टॉर्क आ जाएगा वहां पर कंसेप्ट। इसी का एग्जांपल समझ लो भी, 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे हम हर बार, लेकिन इस पार्टिकल के ऊपर इफेक्ट अलग अलग आ रहा था, तो हमें बताना पड़ेगा 2 न्यूटन किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। 2 न्यूटन फोर्स से इसको उठाना है, इसको नीचे ड्रॉप करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है, बैकवर्ड में मूव करवाना है। तो सदिश राशि में साथ में किसको व्यक्त करना होता है? दिशा को व्यक्त करना होता है। साथ में ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, सदिश संयोजन के नियमों का भी पालन करना चाहिए। उन्हें क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं।
तो हमेशा याद रखना वेक्टर कौन सी होती है, सदिश कौन सी होती है, परिमाण हो, दिशा हो, साथ में सदिश संयोजन के नियमों का पालन करे। सदिश संयोजन का नियम मतलब जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसे आर वेक्टर बोलते हैं। जो इसके टेल टू इसके हेड को कनेक्ट कर रहा हो, इसे इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये करंट के लिए सही नहीं होता। अभी मैं अगर कह दूं यहाँ 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, जरूरी नहीं है। इसीलिए करंट क्या नहीं है, वेक्टर नहीं है, सदिश नहीं है, तो हम क्या बोला करते थे, उसको स्केलर बोल दिया करते थे। लेकिन करंट स्केलर भी नहीं है अभी। अब से हम नई क्वांटिटी पढ़ेंगे, टेंसर, प्रदिश। बहुत वाइड कंसेप्ट आने वाला है इसका। अब तक आप केवल 2 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते थे, स्केलर, वेक्टर। अब से याद रखना 3 क्वांटिटीज पढ़ेंगे हम। तीसरी कौन सी हो जाएगी, टेंसर हो जाएगी, प्रदिश। अभी के लिए केवल इतना याद रख लो, जो नए स्केलर नए वेक्टर हो क्या, टेंसर। आगे इसको डिटेल में पढ़ोगे आप एमएससी वगैरह में, बीएससी सेकेंड ईयर में भी इसके बारे में थोड़ा है डिटेल के अंदर। तो यहाँ देखिए, चलो हम वर्क की बात कर रहे थे ना, कहाँ चले गए भी बीच में। तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, dw इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आता है, स्केलर आता है, अदिश आता है। तो ये क्वांटिटी कैसी होती है, वर्क कार्य कैसी होती है राशि, अदिश। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ds कोस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, ए बी कोस थीटा। अब क्वेश्चन को पढ़ो, पूछा गया है वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन पार्टिकल विल बी जीरो। पार्टिकल के ऊपर कुल किया गया कार्य शून्य कब होगा, किसी भी बल द्वारा, बल द्वारा ही किया जाएगा भी कार्य। तो फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, सही बात है भाई। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल शुड बी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स। कण का विस्थापन बल की लंबवत दिशा में होना चाहिए। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है, लंबवत, मतलब 90 डिग्री, कोस 90 कितना, जीरो। इस केस में भी वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल शुड बी जीरो। फोर्स खुद ही जीरो हो जाए तब तो वर्क डन जीरो होना ही। तो तीनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, कुल किया गया कार्य शून्य प्राप्त हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन ऑल द अबव सिचुएशन, सभी स्थितियों में ही वर्क डन कितना आएगा, जीरो आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ पार्टिकल टू डू वर्क, किसी कण के कार्य करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है। अभी ये नहीं बताने की जरूरत है, अभी याद रख लेना रे, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रही है ये चीजें तो। नेक्स्ट, द रेट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल, पावर कहते हैं किसी कण पर आरोपित बल द्वारा किया गया नहीं, बल द्वारा कार्य की दर। मतलब पावर को क्या लिखते हैं अपन, W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम को ही हम क्या बोल देते हैं, पावर बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वर्क डन बाय ए फोर्स इन कंप्लीट सर्कल इज जीरो देन द फोर्स विल बी। वही बात अभी, ए पॉइंट बी पॉइंट वापस कंप्लीट सर्कल, मतलब सर्कुलर पाथ मान लो भी, कैसा ही पाथ मान लो रे। यहाँ से आप चले यहीं पर वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना आपका, जीरो। तो वर्क डन कितना आ गया है, जीरो। किसी भी क्लोज साइकिल में वर्क डन जीरो होता है, वो फोर्स कौन सा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षी बल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स के तीनों स्टेटमेंट पढ़े थे, तीनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट्स इन पोटेंशियल एनर्जी कर्व वेयर स्लोप इज जीरो। स्लोप जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कर्व याद है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व इस फॉर्म में प्लॉट, किसी भी फॉर्म में प्लॉट कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी कर्व को, अपनी मर्जी है। ये यू अक्स, ये अक्स। अब पूछा गया स्लोप यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, तो स्लोप ही किसको रिप्रेजेंट करती थी, एफ क्या होता था, माइनस डी यू बाई डी आर। इसको और क्या लिख सकते थे, माइनस डेल यू भी लिखते थे हम। ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है कौन, बल, संरक्षी बल बोलते हैं इसे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो जहाँ डाल जीरो है वहां फोर्स, मतलब अगर डी यू बाई डी एक्स डी आर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी स्लोप को, तो एफ को क्या लिख सकते हो, माइनस एम। तो जहां डाल शून्य वहां बल भी कितना हो जाएगा, शून्य। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्स एक्टिंग विल बी जीरो। इन्हें स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बोलते हैं, स्थायी संतुलन की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference in potential energy is corresponding to highest and lowest position of potential well। potential well विभव कूप किसको बोला जाता है, सबसे पहले किस पर आओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, स्थायी संतुलन अवस्था पर। यहाँ इनको स्थायी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ अगर थोड़ा सा फोर्स दिया जाएगा इस पार्टिकल को, थोड़ी एनर्जी दी जाएगी, तो इसके ऊपर इस लाइन के अलोंग फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा आएगा,
नेगेटिव। अरे यहाँ डाल कैसी है धनात्मक, बल कैसा आ जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब इस दिशा में लगेगा फोर्स। तो ये पार्टिकल यहाँ से एक फिक्स पोजीशन के बीच में क्या करने लग जाएगा, दोलन करने लग जाएगा, ओसिलेशन करने लग जाएगा। इसे ही ओसिलेटिंग मोशन भी बोलते हैं। अब ये जो क्षेत्र है इसे क्या बोलते हैं, बद्ध क्षेत्र, बाउंड रीजन, या इसे ही और क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल वेल। विभव कूप या बद्ध क्षेत्र किसको बोला जाता है, स्थायी संतुलन पर जो भी कण रखा हुआ है उसको अगर कुछ ऊर्जा दे दी जाए तो वो दोलन करने लगता है। और जिस क्षेत्र में वो दोलन करता है जिन दो बिंदुओं के बीच में, इसे ए बोल दो इसे बी बोल दो, इसे क्या बोलते हैं, विभव कूप बोलते हैं। अब इनके जो हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट के बीच का एनर्जी गैप है इसे क्या बोल देते हैं, इसकी बंधन ऊर्जा। बाउंड रीजन बद्ध क्षेत्र की बंधन ऊर्जा क्या होती है, हाईएस्ट और मिनिमम पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन, अभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको ढंग से। याद तो क्या रखोगे, अभी तक जो कंसेप्ट पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल फॉर्म में है ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, वाह बॉडी नहीं है ए बॉडी आएगा इसमें। देन फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट, देखो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो सबसे पहले ये देखो कि उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, उन सारी चीजों को एक साथ लिख लो। फिर एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश किया करो कि फॉर्मूला क्या बन रहा है। 40 प्लस 6x² माइनस 7xy प्लस 8y² माइनस 7xy प्लस 8y² प्लस 32z, ये किसकी वैल्यू गिवन है आपको, पोटेंशियल एनर्जी। पूछा क्या है आपसे, देन द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, स्थितिज ऊर्जा दी गई है, बल का मान पूछा गया है। एक की फॉर्मूला दिमाग में आता है कि एफ किसके इक्वल, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल यू बाई डेल जेड। इसी फॉर्म में लिखते थे क्या, डेल क्या होगा, अरे इसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। अगर वेक्टर फॉर्म में इसी को मैं सदिश रूप में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके साथ क्या जाएगा आई कैप, इसके साथ जे कैप, इसके साथ के कैप। आपसे ओनली क्या पूछा गया है, अक्स कंपोनेंट, अक्स घटक, मतलब इतने की वैल्यू निकालनी है आपको। सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दो भी अक्स के रेस्पेक्ट में, एफ वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, इसका आंशिक अवकलन तो करना था अक्स के सापेक्ष, 40 कांस्टेंट 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 6x², अक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, तो डायरेक्टली 12x लिख दे। माइनस 7xy, माइनस 7y आ गया क्या, अक्स का कितना हो जाएगा 0, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है अगर अक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो फोर्स किसके इक्वल आ गया 12x माइनस 7y आई कैप। और कहीं तो इनका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अक्स के सापेक्ष जब भी आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है y और z को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। अब नेक्स्ट पोजीशन गिवन होगी आपको एक क्वेश्चन में, -2, 0,5, बाहर एक नेगेटिव साइन भी था यहाँ पर, ये नेगेटिव साइन आ गया। f इज इक्वल टू -12x प्लस 7y, साथ में क्या आ जाएगा आई कैप। ये पोजीशंस पुट कर दो, ये x की वैल्यू है, ये y की है, ये z की है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी पुट कर दें, -2, तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 7y, y 0 है तो प्लस में तो कुछ आएगा नहीं, तो डायरेक्टली फोर्स कितना आ गया 24 आई कैप। न्यूटन में ही आएगा, भी फोर्स है तो किस में आएगा न्यूटन में। अब आपको F, ये x कंपोनेंट आया, ओनली x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। F y कंपोनेंट पूछता तो वो किसके इक्वल हो जाता, माइनस डेल यू बाई डेल वाई इंटू जे कैप। ये y को क्या बोलते हैं कंपोनेंट, y घटक था। तो आपको होमवर्क में निकालने हैं एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू निकालनी इसी क्वेश्चन के लिए। समझ तो गए ना भी इस क्वेश्चन को, क्या किया हमने, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी गिवन थी उसका फंक्शन लिख दिया, पूछा फोर्स क्या था, फोर्स पूछते एक ही रिलेशन दिमाग में आना चाहिए। देखो दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षित बल का कर्ल 0 होता है, और नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स। जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी ऋणात्मक प्रवणता ही किसका मान देती है हमें, बल का मान देती है। तो यहाँ से एफ एक्स कंपोनेंट हमने निकाल लिया, वाई और जेड आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना भाई इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन एफ इज इक्वल टू फोर्स दिया गया अभी आपको, और क्या पूछा गया,
ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को? अरे अगर पहले ट्राई करना हो तो एक बार पॉज कर लिया करो। एफ किसके इक्वल? के बाई आर स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, ऐसा लिख सकते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट को। यहाँ से देखो अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, तो ऐसा लिख सकता हूँ। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, क्या कर दिया जाए, समाकलन। टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और यही पूछी गई है क्या, स्थितिज ऊर्जा फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पूछा गया है। इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो साथ में क्या आएगा, एक कांस्टेंट भी आएगा। फोर्स की वैल्यू पुट कर दो भी, माइनस के बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/r। ये मत पूछ लेना कि ये कैसे होता है। चलो भैया, आर अक्स की पावर n का इंटीग्रेशन आता है ना सबको, अक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ से आर स्क्वायर मतलब r की पावर -2 लिख सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा, r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। आंसर कितना आ गया, -r की पावर -1। इसी को और क्या लिख सकते हैं, -1/r। तो वही किया मैंने, 1/r स्क्वायर को क्या लिख दिया, -1/r। माइनस साइन पहले से था। u किसके इक्वल आ गया, k/r प्लस सम कांस्टेंट आएगा। अगर मैं बोल दूं r इज इक्वल टू इनफाइनाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, देन c की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। ये कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट को भी कितना लिख देते हैं हम, 0 + c। तो c भी कितना आ जाएगा, 0। अगर नहीं भी आ रहा है तो आंसर इस फॉर्म में गिवन हो, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी 0 के इक्वल हो गया। c वापस 0 पुट कर दो, u किसके इक्वल आ गया, k/r के। अगर नहीं भी है तो भी ऑप्शंस कंपेयर कर लो भी। अब तो आप -k/r नहीं आ सकता है कभी भी, और लगभग बच्चे इसी को टिक करके आते हैं -k/r को। तो पहला ऑप्शन पढ़ते ही अगर वो सही निकल रहा है तो आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ना भी। देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, क्वेश्चन को कभी भी फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते ही टिक मत मार देना। सबसे पहले चारों क्वेश्चन, सब चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ना। हो सकता है सॉल्यूशन करने से पहले ही पढ़ लेना भी चारों ऑप्शन। हो सकता है बिना सॉल्यूशन करिए आपको आंसर मिल जाए किसी कंसेप्ट की हेल्प से, या कुछ ऑप्शंस कैंसिल आउट हो जाएं तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कभी भी पहला ऑप्शन पढ़ा और वो ठीक है इसका मतलब वो गलत हो रहा है आपका सवाल। चांसेस है भी, ऐसा मत मान लेना कि पहला ऑप्शन सही हो रहा है तो मास्टर ने कहा था गलत होगा तो उसको गलत करके आ जाओ, ऐसा मत कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटीट्यूड एट ए पोजीशन 30 डिग्री। 30 डिग्री पोजीशन मतलब एक स्थिति पर लेटीट्यूड का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, लैम्डा इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड द टाइम इन विच फोकोल्ट पेंडुलम रोटेट 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया क्या भाई। यहाँ देखना टाइम पीरियड कैसे निकालते हो, 2π/ω साइन लेमडा। फोकोल्ट पेंडुलम फोकल ओलक के लिए यही होता है कुल टाइम पीरियड। 2π/ω को क्या लिख सकते हैं हम, अरे अर्थ के ऊपर ही तो है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 24 साइन लेमडा। साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो टोटल फोकोल्ट पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड पूछता तब तो आंसर क्या सही होता, 48 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता। कब होता, जब टाइम पीरियड ऑफ फोकोल्ट पेंडुलम, फोकल ओलक का कुल समय पूछता। अब टोटल टाइम पीरियड आया मतलब ये कितने एंगल घूमने में के लिए है। फोकोल्ट पेंडुलम 360 डिग्री रोटेट करेगा कितने टाइम में, 48 घंटे में। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं 24 घंटे में कितना रोटेट कर जाएगा, 180 डिग्री। अरे 360 डिग्री घूम रहा है कितने घंटे में, 48 घंटे में। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, 90 डिग्री, 90 डिग्री कितने में रोटेट कर जाएगा, तो 90 डिग्री इसका 4 टाइम होता है। तो ये भी 4, 1/4। कितना आंसर आ गया, 12 आवर्स आ गया क्या। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए भी, ये फोकोल्ट पेंडुलम का क्वेश्चन था। फोकोल्ट पेंडुलम से 2 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे भी एग्जाम में, बाकी तो न्यू पैटर्न है तो ज्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कोशिश करना फोकोल्ट पेंडुलम से 2 क्वेश्चन कम से। वैसे तो चीजें ही 2 ही हैं फोकोल्ट पेंडुलम में, अब उनसे घुमा घुमा के कैसे सवाल बना ले। पहली चीज तो फोकोल्ट पेंडुलम किसको वेरिफिकेशन करता है, अर्थ के रोटेशन की, पृथ्वी के घूर्णन की व्याख्या करता है कौन, फोकोल्ट पेंडुलम। दूसरा, फोकोल्ट पेंडुलम से क्या निकाला जा सकता है, उसका टाइम पीरियड। फॉर्मूला क्या होता है, तो मैथमेटिकल क्वेश्चन जब भी बनेगा ये फॉर्मूला आपके काम में आ रहा होगा, t इज इक्वल टू 2π/ω साइन लेमडा। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फोकोल्ट पेंडुलम के लिए, डायरेक्टली याद रख लेना इसको। मैक्सिमम मतलब साइन लेमडा पोल्स के ऊपर पूछ सकता है, इक्वेटर के ऊपर पूछ सकता है, लेमडा की कोई भी वैल्यू गिवन हो आप डायरेक्टली यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हो, आवर्तकाल निकाल सकते हो। तो भी आज की क्लास में इतना ही। ये जितने भी क्वेश्चन थे इनके आंसर ढंग से पढ़ लेना और इनके नोट्स बनाते जाओ साथ साथ। बहुत बार कह दिए वैसे तो भी ये बात, उम्मीद आप बनाने भी लग गए होंगे अभी तक नोट्स। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लिया करो,
जो भी आपके पास चैट का, कमेंट का जो भी ऑप्शन है आपके पास, उसके थ्रू आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही भी, धन्यवाद।